जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे 2023 में जो एक बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था कक्षा 10 का। उस बोर्ड एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, उन क्वेश्चंस का हम लोग एनालिसिस करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि अब अगले आने वाले साल जो 2024 में कक्षा 10 का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, उस बोर्ड एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स आएँ, तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको मेहनत करना है। लेकिन मेहनत करने के साथ साथ आपको सही दिशा में मेहनत करनी है। सही दिशा में अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाएगा और अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे आपके। तो इसके लिए आपका स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आप बुक को तो सॉल्व करिए ही, बुक के क्वेश्चंस को लगाइए, लेकिन साथ ही साथ आपको क्या करना है कि जो पिछले सालों में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहे हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आते रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको। ये तभी संभव हो पाएगा जब आप पिछले साल के क्वेश्चंस को देखें, उनका प्रैक्टिस लगाएं और उन क्वेश्चंस को आप एनालिसिस करके देखें कि कौन से चैप्टर से किस तरीके का क्वेश्चन उठाया जा रहा है। ये सारी जानकारियाँ आपको मिल पाएंगी। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं 2023 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था कक्षा 10 का, उसका एक मैथ का पेपर है, उसका हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये 2023 का बोर्ड एग्जाम का पेपर है। चलिए तो हम लोग देखते हैं, ये जल्दी का है जो इसी साल में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था कक्षा 10 में, उस बोर्ड एग्जाम का पेपर यहाँ पर दिया गया है। ये 2023 में आया हुआ मैथ का पेपर है। अब मैथ का पेपर जब आप उठाएंगे तो आगे कुछ आपको चीज़ें लिखी रहती हैं, उसको हर एग्जाम के ही पेपर में आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं। जैसे आपको सबसे पहला इंस्ट्रक्शन दे दिया गया कि आपका जो बोर्ड पूरा एग्जाम है वो 3 घंटे और 15 मिनट का है, और प्रारंभ के 15 मिनट आपको केवल क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं। बाकी उसके अनुसार आगे कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जैसे निर्देश में है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, कि आपको जितने भी पेपर में क्वेश्चन दिए गए हैं उन सब क्वेश्चंस को करना है। और इस प्रश्न पत्र को 2 भागों में बांटा गया है, खंड अ और खंड ब में। खंड अ में आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन 20 होंगे, और उन बहुविकल्पी क्वेश्चंस का आंसर आपको OMR सीट पर लगाना रहता है। तो OMR सीट पर आप क्वेश्चंस का आंसर लगाएंगे, तब जाकर के आपका जो है वो सही क्वेश्चन माना जाएगा। तो इस तरीके से एनालिसिस जो है आपको किया जाएगा यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ से बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि एक परिमेय संख्या है कोई। अब वो परिमेय संख्या है 17/2 और गुणे 5। ये जो संख्या है, इसको अगर दशमलव के शांत स्थानों तक अगर इसको सॉल्व किया जाए तो किस स्थान के बाद जाने के बाद ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। ऑप्शनल क्वेश्चन का 17/2 गुणे 5 की पावर 1, इसमें आपसे पूछा गया है कि ये जो संख्या है, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अगर किया जाए तो किस दशमलव स्थान के बाद ये संख्या समाप्त हो जाएगी। तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद करके रखिए कि अगर कभी भी हर के अंदर 2 और 5 केवल संख्याएं दी गई हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में केवल 2 है और 5 है, तो जब भी 2 और 5 रहता है तो हम इनकी पावर को देखेंगे कि इसमें बड़ी किसकी पावर है। तो देखा जाए अगर इसमें तो 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 1 है, तो इसमें बड़ा जो है वो आपका 2 है। तो इसी के लिए हम लोग ले लेंगे कि जो बड़ी पावर होती है उतने ही दशमलव के अंकों के बाद जो रहेगी ये संख्या समाप्त हो जाएगी। तो इसका मतलब इसमें 2 पावर है, तो दशमलव के बाद इसमें केवल 2 स्थान तक अगर इसको भाग दिया जाएगा तो ये संख्या समाप्त हो जाएगी। तो इसका आंसर नंबर जो हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन वाला बी हो जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए। अगर मान लीजिए कभी इसके लिए थोड़ा सा आप याद भी रखिए कि अगर कभी भी हर के अंदर 2 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए, जैसे 3 आ जाए, 3 आ जाए, इसके अलावा 7 आ जाए, या कोई ऐसी संख्या आ जाए, तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो कभी भी समाप्त नहीं हो पाएगा, वो अनंत तक चलता जाएगा। तो यानी कि अगर इसको समाप्त होना है तो आपको क्या करना होगा कि दशमलव जो हर में एक संख्या रहेगी उसमें केवल 2 होना चाहिए, और या तो 5 होना चाहिए, या तो दोनों हो सकता है। इसके अलावा कोई संख्या आ गई तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं हो पाएगा। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसके बाद अगला क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन है, बिंदु दिया गया आपको है -3, 5। इस -3, 5 जो बिंदु है इसकी वाई अक्ष से दूरी पूछी गई है। तो वाई अक्ष से वो कितनी दूरी पर स्थित होगा, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया, आपको सॉल्व करना है। दिया गया है आपको -3, 5, ये बिंदु जो है वो वाई अक्ष से कितनी दूरी पर होगा, इसकी वाई अक्ष से दूरी पूछी गई है। तो देखते हैं, इसको समझने के लिए आप क्या करिए, पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लेते हैं वैसे। तो सबसे पहले बिंदु अगर बनाएंगे तो -3 और 5, तो इधर कहीं होगा -1, फिर -2 और -3, ये एक्स अक्ष पे हो जाएगा। वाई अक्ष पे आपको 5 बिंदु जाना है, तो ऊपर की तरफ जाएंगे 1, 2, 3, 4 और 5, कहीं यहाँ तक हो जाएगा। अब इसके सीध में अगर आप चलें तो कहीं इस साइड में आपका ये बिंदु इस तरीके से आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे कोई बिंदु है। अब आपसे इस बिंदु की वाई अक्ष से दूरी पूछा है कि ये बिंदु जो वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है। तो वाई अक्ष तो आपका ये होता है, ये एक्स अक्ष होता है। तो यहाँ जब वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो यहाँ से इधर दूरी कितनी है, तो वो दूरी आपकी 3 मात्रक दी गई है।
तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा वो वाई एक्स से उसकी दूरी -3 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। ये जो ऑप्शन ए आपका दिया गया है 3 मात्रक, ये ऑप्शन आपका जो होगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है संख्या 144 का अभाज्य गुणनखंड अगर किया जाए तो उस अभाज्य गुणनखंड में जो उसकी घातें होंगी उन घातों का योगफल कितना आएगा वो आपको ज्ञात करना है। तो दिया कि 144 है और इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो अभाज्य गुणनखंड रहेंगे उनकी घातों का योगफल, तो हमको सबसे पहले इसका गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करेंगे आप तो सबसे पहले 2 से इसको काट रहे होंगे तो 2 से 14 और 2 दूना 4, फिर से 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 छक्का 12, फिर 2 से तो 2 एक कम 2, 2 8 16, फिर से 2 से कट जाएगा तो हो जाएगा 9। अब ये 3 से कटे तो 3, फिर से ये 3 से कटे तो 1। अब इसके अभाज्य गुणनखंड को अगर आप देखें, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे इसकी, यहाँ 2 की है और 3 है तो 2 की कै हो गया तो 1 2 3 4, 2 की पावर 4 में 2 की घात जो हो गई वो आपका 4 हो गया गुणे। इसके अभाज्य गुणनखंड देखेंगे तो 3 की घात आपके 2 हो गए। अब पूछा क्वेश्चन में आपसे क्या गया है कि अभाज्य गुणनखंड में घातकों का योग आपको बताना है। तो ये घात है, इन घातों का योग, तो घातों का योग कर दीजिए तो 4 + 2 ये मिलकर के हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। तो क्वेश्चन जो तीसरा था उसका ऑप्शन नंबर डी आपका जो हो जाएगा, उसमें दिया गया था 6, ये सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो देख पा रहे होंगे क्वेश्चन है। और चौथा जो आपका क्वेश्चन दिया गया है वो कुछ ये है कि दिया गया है कि कोई दो संख्याएं 132 और 288 हैं और उन दोनों ही संख्याओं का लसा आपको दे दिया गया है 3168। अब आपको मसा निकालना है। तो ये आप एक फार्मूला रखेगा लगाएंगे इसमें कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक, उस फार्मूले से लग जाएगा। चौथा क्वेश्चन दिया गया आपको लसा है, किसी संख्या है, दो दी गई हैं, इनका लसा आपको है, संख्याएं हैं 132 और 288, इनका लसा दिया गया आपको 3168, ये इनका लसा है। आपको मसा ज्ञात करना है, यानी कि इसका मसा क्या होगा, महत्तम समापवर्तक, ये पूछा गया है। इसके लिए आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा कि जो संख्या होती है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे लसा और गुणे उसका महत्तम समापवर्तक, ये दोनों चीज़ें आपका फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले में सारी वैल्यूज को रख दीजिए। पहली संख्या 132 गुणे दूसरी संख्या यहाँ से देखें तो 288, लस है इसका दिया हुआ था 3168, मसा नहीं पता है तो इसको रहने देते हैं, मसा को मसा के जैसा। अब इसको देखें अगर आप तो सबसे पहले मसा को निकाल, इसको इधर लेके आएंगे तो ये भागे में आ जाएगा, गुणे में है यहाँ पे तो इधर आ जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 132 गुणे 288 भागे 31 6 8, इसको इधर सॉल्व कर लेंगे तो इधर आ जाएगा मसा आपका। इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, 4 से इसको भाग देते हैं तो 4 से ये कट जाए तो 4 से कट जाएगा। इसको 4 से अगर काट रहे होंगे तो 28, 4 7 28 बचेगा 8, उसमें 4 गुना 8 हो जाएगा। इसको अगर 4 से काटा जाए तो 4 7 28 बचेगा 3 36, 4 9 36, फिर ये 2 बचेगा तो 4 गुना 8। फिर से देख लेते हैं, ये 4 से कट जाए, 4 से कट जाएगा तो इसको 4 से काटें तो ये 18 चौक 72 होता है। इसको 4 से काटा जाए तो 4 कम 4 बचेगा 3, यहाँ से 39, 4 9 36, 3 बचेगा तो 32, 4 बटे 32 हो जाएगा। और इसके बाद फिर से ये अगर कट सकता है तो ये 18 से कट जाएगा सीधे सीधे, 18 कम 18, ये एक बार फिर ये बचेगा 18 कम 18। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि मौसम इधर कुछ बचा नहीं, 132 बटे 11 इसका महत्तम समापवर्तक। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए, अगर 11 से इसको काटें तो 11 एक कम 11, 11 दूना 22, यानी इसका जो मास आ गया आपका वो हो गया 12, और 12 इसका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, ये ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। इसके बाद आपका पांचवा जो क्वेश्चन है वो दिया गया है। पांचवा क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से है कि एक द्विघात समीकरण है कोई, और उस द्विघात समीकरण में 3x² माइनस 12x प्लस यम, इसके मूल बराबर हैं तो आपको यम का मान ज्ञात करना है। देखिए पांचवा जो क्वेश्चन हमारा दिया कि द्विघात समीकरण दिया गया है 3x² माइनस 12x प्लस यम करके, 3x² माइनस 12x
प्लस यम इक्वल में दिया गया है आपको 0। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कि इसके मूल बराबर है तो यम का मान ज्ञात करना है। सबसे पहला जो कंडीशन आपको दिया है कि इसके मूल जो है वो बराबर है। अब आपने पढ़ के रखा होगा कि मूल बराबर होने का क्या मतलब होता है कि जहां पे भी कह दिया गया आपको मूल बराबर है वहां पे तुरंत आपको फार्मूला याद रखना है b² माइनस 4ac का, और इसके बराबर आपका होना चाहिए 0। जब भी अगर द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होता है। अब आप अपने इस समीकरण की तुलना कर दीजिए किससे। इस समीकरण की अगर हम तुलना करते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो इस समीकरण की और इस समीकरण की अगर इनकी तुलना कर दिया जाए तो देखेंगे a की जगह पे 3 है तो a का मान आ गया 3। यहाँ से देखेंगे तो b का मान यहाँ पे लिखा हुआ -12, और उसके बाद c का मान हो जाएगा यम। अब इन तीनों मानों को उठा करके इस फार्मूले में रख देते हैं तो देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले b² तो इसका स्क्वायर -12 का स्क्वायर करेंगे 144 आ जाएगा माइनस, उसके बाद 4 तो 4 हो गया, a का मान 3 है तो 3, और c का मान यम है यहाँ पे दिया हुआ तो इसका मान यम रख देते हैं बराबर 0। इनको सॉल्व कर रहे होंगे तो 3 चौको 12 यम हो जाएगा और 144, तो 144 माइनस 12 यम बराबर 0। इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 12 यम बराबर हो जाएगा 144। यहाँ से यम बराबर जब निकालेंगे तो आ जाएगा 144 भागे 12, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12, यानी यम का मान 12 आ गया। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। तो ऑप्शन जो डी दिया गया है वो आपको 12 दिया गया है, ये ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। तो बस यहाँ से आपको इस टॉपिक से जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमेशा मूल बराबर पर ही पूछे जाते हैं। बस यहाँ पे कभी यम दे देगा, कभी हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको के लिख करके दे दे, तो के करके सॉल्व कर सकते हैं तभी वैल्यू आ जाएगी। यम दिया हो, यम दिया हो, पी दिया हो, कुछ भी दिया गया होगा उसको सॉल्व ऐसे कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो है कि समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, इसके मूलों का योगफल आपको ज्ञात करना है। वो बोला गया कि समीकरण है कोई 5x² माइनस 3x प्लस 2, इसके मूलों का योग क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, ये दिया गया है। मूलों का योगफल ज्ञात करना है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता था माइनस b बटे ए। अब यहाँ से देखें तो यक्स का गुणांक जो होता है वो b होता है, यानी फार्मूला था माइनस b बटे ए। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो माइनस पहले से भी है और b का मान, तो b का मान यहाँ यक्स के गुणे वाला तो -3 हो गया, ये -3, और a यक्स स्क्वायर का जो गुणांक रहता है वो a होता है तो यहाँ से 5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 बटे आपका 5। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका पहला। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 3 बटे 5 वो सही हो जाएगा। ये आपका छठा क्वेश्चन है। कोई युगपत समीकरण दिया गया है, 2 समीकरण हैं, उनको हल करना है। उन क्वेश्चंस को हल करने के लिए बता दिया गया आपको कि जो 2 समीकरण हैं उनका कोई हल नहीं है, तो आपको लैम्डा का मान निकालना है। तो एक युगपत समीकरण दिया गया है और युगपत समीकरण कुछ ऐसा है, x प्लस 2y बराबर 70, और दूसरा समीकरण है आपको 2x प्लस लैम्डा वाई बराबर 35। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है और बोला गया कि इसके कोई हल नहीं है तो लैम्डा का मान ज्ञात करना है। तो कंडीशन क्या दी गई है कि कोई हल नहीं है। आप सोचिए कोई हल नहीं है, ये कब होता था। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। ये होता था फार्मूला जब आपका कोई हल अगर 2 समीकरणों का नहीं होता था, 2 लीनियर इक्वेशन का नहीं होगा, जो रैखिक समीकरण है, तब उनके लिए एक कंडीशन होती थी। अब इसी में आपको यहाँ से फार्मूले से मान उठा करके रख देना। a1 पहले समीकरण से इसके गुणे में कुछ नहीं है तो यहाँ पे आप 1 मान सकते हैं। a2 x के गुणे में यहाँ 2 है, b1 यहाँ y के गुणे में संख्या जो है, और b2 जो यहाँ y के गुणे में संख्या है। तो हमको बस इतना का मान रखना है। a1 यहाँ से आ जाएगा 1 बटे a2 का मान यहाँ से 2 आ जाएगा बराबर b1 का मान यहाँ से देखें तो y का गुणांक 2 है बटे b2 देखेंगे तो यहाँ से y का गुणांक दूसरे समीकरण से वो आपका लैम्डा है। इसको चाहे तो समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान सकते हैं। इनको जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो इधर से लैम्डा इधर आ जाएगा, 2 का गुणा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो लैम्डा यहाँ पे आया गुणे में तो 1 ही रह जाएगा, 2 का गुणा 2 में हो जाएगा तो वो 4 हो जाएगा। तो लैम्डा का मान आपका आ गया 4। अब ये जो ऑप्शन इसका था वो ऑप्शन नंबर डी था, तो ये ऑप्शन नंबर डी 4 दिया हुआ था, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। फिर निर्देशांक ज्यामिति से एक क्वेश्चन है कि 2 बिंदु हैं, उनका मध्य बिंदु दिया गया है, तो ए का मान ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर 8 में। 2 बिंदु हैं ए और बी,
इनको जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु आपको दे दिया गया है। तो हम देख लेते हैं, दो बिंदु है, मान लीजिए कोई ये बिंदु होगा और यहाँ पे एक बिंदु होगा। ये दो बिंदु हैं, इसका नाम मान लीजिए ए हो गया। इसका निर्देशांक दिया गया है आपको -4, 5, -4, 2, और बी का जो निर्देशांक वो आपको दे दिया गया है 5, 6। ये जो दोनों बिंदु थे, इनको जोड़ने वाली जो ये लाइन है, इनके मध्य बिंदु पर यानी कि एकदम बीच में एक बिंदु है, उसका निर्देशांक आपको दे दिया गया है, वो है a/8, दूसरा y का जो मान है वो है आपका 4। ये क्वेश्चन में इतना दे रखा है, आपसे पूछा है a का मान क्या होगा, यानी ये जो a दिया गया है उसी का मान ज्ञात करना है। तो आपने मध्य बिंदु का फार्मूला पढ़ के रखा होगा। मध्य बिंदु का फार्मूला होता था x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला था। तो ये था मध्य बिंदु। तो जब भी आपको मध्य बिंदु निकालना होता है तो इस तरीके से इस फार्मूले से निकालते हैं। यहाँ x1 जो होगा, ये वाली वैल्यू आपकी x1 हो जाएगी, ये y1, यहाँ से ये वैल्यू x2 और ये वैल्यू y2। अब देखें, क्योंकि हमको दोनों के मान नहीं निकालना है, केवल a का मान निकालना है, और ये a जो दिया गया वो x के स्थान पे दिया गया है। तो हमको क्या करना है, x1 और x2 दोनों को जोड़ करके 2 से जब भाग देंगे तो ये इस निर्देशांक के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखें, x1 + x2 आपका -4 प्लस यहाँ से 5/2। ये जो दिया गया है इसका मध्य बिंदु, वो मध्य बिंदु जो था यहाँ पे a/8 के बराबर दे दिया गया है। तो इसी की जगह पे हम लोग रख देंगे a/8। अब इसको सॉल्व कर रहे होंगे, तो सॉल्व करने के बाद इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 a/8। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर 8/2 हो जाएगा, और a का मान आ जाएगा आपका 4। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 का भी डी है क्वेश्चन नंबर, यानी कि ऑप्शन जो है उसका सही डी है 4। ये आपका सही हो जाएगा। तो आपको ये मध्य बिंदु वाला फार्मूला बस याद रखना है, लाइन बना करके। तो दो बिंदु दिए गए हैं, उनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक कोई निर्देशांक है, और हमको मध्य बिंदु का फार्मूला लगा करके इसको सॉल्व कर देना था। मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गया है, ये त्रिभुज वाले चैप्टर से है। क्वेश्चन नंबर 9, एक त्रिभुज दे दिया गया है और उसकी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दी गई है PQ। इस PQ रेखा की वजह से इसकी दो अन्य भुजाएं बराबर रेशियो में कट जाती हैं। अब उसी से आपको यहाँ पे पूछा गया है AP तथा PB का अनुपात क्या होगा, वो आपको हल कर लेना है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं दिए गए हैं। पिछली बार आपको एक त्रिभुज दिया गया है कुछ इस तरीके से ABC, इसमें एक लाइन खींच दी गई है PQ, और बोला गया है जो ये लाइन PQ है वो पैरेलल है BC के। ये दे करके रखा गया क्वेश्चन में, यानी कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल में है। अब हमको, चूंकि ये ऑप्शनल क्वेश्चन है तो हम डायरेक्ट चल लेंगे। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज आपस में समरूप हैं। समरूप होने के लिए क्या होता था, कंडीशन 3 को ही आपको फॉलो करनी पड़ती थी। तो यहाँ से ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये एक समांतर रेखा को तिरछी लाइन काट रही है, तो इसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। दूसरा चीज, इधर का भी कोण देखेंगे तो ये दोनों कोण भी एकांतर कोण है, तो ये कोण भी आपस में इसके बराबर हो जाएंगे, और यहाँ से कोण, तीसरा कोण ये वाला जो है आपका, ये कॉमन हो जाएगा दोनों में, यानी कि छोटे त्रिभुज के लिए भी और बड़े त्रिभुज के लिए। तो ये दोनों त्रिभुज आपके हो जाएंगे सर्वांसम। यानी कौन कौन से, तो त्रिभुज APQ वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के, ये दोनों समरूप हो जाएंगे। समरूप त्रिभुज की ये प्रॉपर्टी होती थी कि उनकी भुजाओं का अनुपात आपस में वो बराबर हो जाएगा, या उनकी भुजाएं जो रहती हैं, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अगर आपने पढ़ी हो तो यहाँ पे देखा जाता था कि अगर किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा है तो वो अन्य दो भुजाओं को जिसको काटेगी उनका अनुपात आपस में बराबर होता है। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर हो जाएगा, और समरूप त्रिभुज में सारी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो उससे आप लोग चलेंगे तो आपको क्वेश्चन में दे करके रखा गया PQ और BC का अनुपात, PQ बटे BC बराबर 1/3 आपको दे करके रखा है। यानी ये जो PQ लाइन है और ये BC लाइन है, इन दोनों का अनुपात दे करके रखा है। अब समरूप त्रिभुज की ये परिभाषा होती थी कि उसकी सभी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता था। तो दोनों त्रिभुजों में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि आपका AP बटे ये बड़ी वाली त्रिभुज की भुजा AB बराबर होगा इस छोटे वाले त्रिभुज की जो भुजा ये थी PQ, और इस बड़े वाली त्रिभुज की भुजा थी BC। यहाँ से आपकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उनके अनुपात बराबर होते हैं। तो अगर इसमें मान अगर रख दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका AP बटे AB
बराबर पी क्यू बटे बी सी। पी क्यू बटे बी सी का मान आपको 1/3 दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे किसका अनुपात पूछा है, तो ए पी बटे पी बी का अनुपात पूछा गया है। यानी हमको क्वेश्चन में पूछा है ए पी बटे पी बी, इसका अनुपात पूछा गया है क्या होगा, ये आपसे निकालना है। तो यहाँ देखें ए पी तो आपके काम का है, लेकिन पी बी यहाँ पे है और यहाँ ए बी है, तो ए बी को हटाना पड़ेगा। जिस भुजा को हटाना होता है इसको हमेशा ऊपर रखा जाना रहना चाहिए। तो इसको अगर हम लोग उल्टा कर दें और करके या इन्वर्स कर देते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो ये भुजा ऊपर कर गई तो हो जाएगी ए बी, और ये भुजा ऊपर वाली नीचे आ जाएगी तो हो जाएगी ए बी। इसको भी इन्वर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 और बटे में 1। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों में से एक घटा, अगर इसमें से एक घटा देते हैं तो ये हो जाएगा ए बी बटे ए पी माइनस 1 बराबर 3 बटे 1 माइनस 1। इनको अगर आप सॉल्व करें तो मिलेगा क्या, यहाँ से ए बी और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए पी हो जाएगा ए बी माइनस ए पी और बटे में ए पी बराबर इधर 3 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 2 और बटे में 1। यहाँ से अगर देखा जाए चित्र से तो ए बी माइनस ए पी देखिए आप, ए बी ये पूरी बड़ी वाली भुजा है, उसमें से ए पी को अगर घटा दिया जाए तो बड़ी वाली भुजा में से छोटी भुजा को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरी बड़ी भुजा है, इसमें से छोटी वाली भुजा को जब घटाएंगे तो ये वाला आपका बच जाएगा। यानी कि ए बी माइनस ए पी बराबर हो जाएगा आपका पी बी। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं पी बी और बटे में आ जाएगा ए पी बराबर 2/1। अब देखें यहाँ पे आपको क्या चाहिए, पी बी नीचे रहना चाहिए, ए पी ऊपर रहना चाहिए। तो इसको उल्टा कर देते हैं, जब इन्वर्स करेंगे तो ये हो जाएगा ए पी और बटे में आ जाएगा पी बी। तो इसको भी इन्वर्स करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1 और बटे में आ जाएगा 2। तो इसका ऑप्शन नंबर 9 का जो हो जाएगा वो आपका सी वाला हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी ये आपका सही हो जाएगा और 1/2 ये तीसरा इसका ऑप्शन सही है। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं थोड़ा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10 कि एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज में दिया गया है आपको ए बी जो भुजा है उसकी लंबाई है 6 कड़ी में 3 सेंटीमीटर, और एक दूसरी भुजा है आपकी ए सी, उसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा जो है वो आपकी बी सी है, उसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। तो हमको बी का मान ज्ञात करना है, यानी कोण बी जो रहेगा उसकी वैल्यू क्या होगी वो यहाँ से ज्ञात करनी है। 10वें क्वेश्चन में आपको दिया गया कि एक त्रिभुज है कोई ए बी सी कोई त्रिभुज है, इसमें इसकी तीनों भुजाएं दी गई हैं। तीनों भुजाओं में से क्या है कि ए बी जो भुजा है उसकी 6 कड़ी में और 3 सेंटीमीटर, उसकी दूसरी भुजा ए सी है, ए सी भुजा आपकी 12 सेंटीमीटर है, और तीसरी भुजा आपकी बी सी है, बी सी जो आपकी भुजा दी गई है वो है 6 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या गया है कि कोण बी की माप क्या होगी, यानी कोण बी की माप आपको बतानी है। तो हम बना देते हैं एक छोटा सा त्रिभुज कुछ इस तरीके से। देखें इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा ये होगी और इसकी सबसे बड़ी भुजा जो है वो आपका 12 दी गई है। तो यहाँ से अगर हम लोग अगर रख देते हैं इसको ए, इसको सी, तो ये हो जाएगा आपका बी। ये भुजा है 12, यहाँ से ए बी की जो लंबाई दी गई है ए बी हो गया 6 कड़ी में 3, और ये वाली भुजा आपकी 6 है बी सी। अगर जब भी कभी आपको 3 भुजाएं दी गई हों और आपसे पूछा गया हो कि उसमें से कोई एक कोण बताइए, तो आप ज़्यादातर कोशिश करें कि उसको समकोण त्रिभुज में दिया गया हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि सबसे बड़ी जो भुजा होती है त्रिभुज में, आपने पढ़ के रखा होगा समकोण त्रिभुज में कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इसका मतलब सबसे बड़ी जो भुजा होगी उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो सबसे बड़ी भुजा है 12, तो 12 का वर्ग बराबर होगा बाकी दो भुजाओं के। तो छोटी भुजाएं हैं 6 का वर्ग और दूसरी है 6 कड़ी में 3, इसका वर्ग। सॉल्व करें अगर तो इसका वर्ग हो जाएगा 144, इसका वर्ग हो जाएगा 6 का वर्ग 36, प्लस इसका वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग 36 और 3 का कड़ी में 3 का वर्ग 3 होता है 36, 3 108 हो जाएगा। इनको जोड़ रहे होंगे तो आ जाएगा 144, इधर भी 144 है, दोनों आपस में हो गया बराबर। तो जब कभी भी कर्ण का वर्ग आधार और लंब के वर्ग के बराबर हो जाता है तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज हो जाता है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में की प्रॉपर्टी होती है कि सबसे बड़ी भुजा के सामने का ही कोण समकोण होता है। तो सबसे बड़ी भुजा थी 12, इसके सामने का कोण होगा समकोण, यानी कि ये जो कोण हो जाएगा वो हो जाएगा 90 अंश का। तो कोण बी की माप यहाँ से आपको आ जाएगी, वो हो जाएगी 90 अंश। अब इसका ऑप्शन नंबर जो आपको दिया हुआ है वो है बी। तो 10वें का जो ऑप्शन नंबर बी आपका आ जाएगा 90 अंश। ये अगला क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है वो है दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल से, कि दो समरूप त्रिभुज हैं उनके क्षेत्रफल का अनुपात आपको 16:25 दे दिया गया है। तो त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया आपको कि दो त्रिभुज समरूप है। मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है ए बी सी और एक दूसरा कोई त्रिभुज है समरूप इसके पी क्यू आर।
जब दो कोई त्रिभुज समरूप होते हैं तो आपको दे दिया गया है कि इनकी क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है, मतलब कि इनके जो क्षेत्रफल है, मान लीजिए ये त्रिभुज ए बी सी है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इनका और इस वाले त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो आपको दे करके रखा गया है, वो है 16:25। आपने फार्मूला पढ़ के रखा होगा कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसका अनुपात समरूप त्रिभुजों की भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि ये जो एरिया होता है अब समरूप त्रिभुज बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, वो बराबर होना चाहिए किसके, कि इनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर। तो इनकी भुजा हो जाएगी ए बी और इनकी भुजा हो जाएगी पी क्यू, इनके वर्गों के बराबर, वर्गों के अनुपात के बराबर। और यहाँ पे जब अगर ऊपर से देखें समीकरण 1 से, तो इसका मान 16/25 है, तो यहाँ रख देंगे आप 16/25। इधर से हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू, इसका होल स्क्वायर, दोनों पक्षों का आप स्क्वायर रूट ले लें, तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 5, और यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे तो हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू। यानी उन त्रिभुजों की भुजाओं का जो अनुपात हो गया वो आपका 4:5 हो गया। तो 4:5, ये ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है 4-5 बी, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो 4:5 दिया हुआ है, वो सही हो जाएगा आपका। क्या परिधि और क्षेत्रफल है उससे जुड़ा हुआ है। फिर वो क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया गया है साइन 31 अंश बटे कॉस 59 अंश। अब आप इस क्वेश्चन को देखें, इसका मान पूछा गया है, जब भी आपको कभी दो कोणों का योगफल अगर 90 दिखे, 31 और 59 को जोड़ेंगे अगर आप, तो 31 + 59 बराबर हो जाएगा 90। जब भी दो कोणों का योग 90 हो जाता है तो ये पूरक होते हैं, और आपको इसमें पूरक वाला फार्मूला लगाना है। करना क्या होगा कि एक को आप वही रहने दीजिए, दूसरे वाले का पूरक का फार्मूला लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा, इसको रहने देते हैं साइन 31 अंश बटे कॉस को कॉस रहने देंगे, लेकिन 59 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 59 में से आपको 90 - 31 कर देते हैं, देखिए अगर 90 में से 31 घटाएंगे तो फिर भी 59 आ जाएगा। हमने बस 59 को लिखने का तरीका बदल दिया है, इसको पूरक के रूप में लिख दिया 90 में से घटा करके, यानी 90 में से क्या घटाया जाए कि 59 आ जाए, तो यहाँ 31 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर दें, आपने पढ़ा होगा कि साइन ये तो 31 अंश बटे कॉस 90 - थीटा का फार्मूला, कॉस 90 - थीटा इक्वल होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे कॉस 90 - थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा, और थीटा की जगह पे है 31। अब ये दोनों आपस में हो गए बराबर, तो इसका मान आ जाएगा 1। तो ये ऑप्शन नंबर आपका था सी, 13 का सी, ये हो जाएगा आपका 1, ये आंसर सही हो जाएगा। देखिए एक फिगर देकर के रखा गया आपको, इस फिगर के हिसाब से अगर हम लोग चलें, ए बी और पी क्यू, और इधर का हो जाएगा आपका 45, और ये वाला कोण आपको दे दिया गया है 60 अंश। अब इनको सॉल्व करना है। आपको पूछा गया ए और पी का मान, कि बिंदुओं ए और पी से देखने पर अनुमान कोणों की माप आपको क्या हो जाएगी, बस वो चेक करके बताना है। बिंदु ओ का बिंदुओं ए तथा पी से देखने पर अनुमान कोण की माप, तो अनुमान कोण अगर देखा जाए, यानी इस बिंदु ओ को अगर ए से देखा जाए तो कितना होगा, और यहाँ पी से देखा जाए तो कितना होगा, बस ये पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्योंकि ये वाला कोण आपका 90 अंश होता है, तो ये 90 अंश हो जाएगा। अगर इस त्रिभुज को पूरे देखा जाए तो इस पूरे त्रिभुज में एक कोण 90 का हो गया, ये वाला कोण 60 का हो गया, तो यानी कि ये कोण आपका हो जाएगा 30 अंश। 30 अंश यानी पी से देखने पर जो हो जा रहा है वो आपका 30 अंश आ रहा है। और यहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो इसका कोण इधर से जो आएगा वो भी हो जाएगा 30 अंश। दूसरा कोण था आपका, ये पूरा आपको 45 दिया हुआ है, तो जब ये 45 है, यहाँ से जब ड्रॉ करेंगे लाइन तो ये कोण भी आपका हो जाएगा 45 अंश का। तो बस इसमें अनुमान कोण आपसे पूछा गया था कि इस बिंदु से देखा जाएगा तो अनुमान कोण कितना होगा, तो ये वाला अनुमान कोण है और ये वाला भी अनुमान कोण है, तो ये आपका 45 अंश और ये वाला आपका 30 अंश। तो इसके ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 45 और 30 अंश। ये दो ऑप्शन दिए गए हैं। इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो परिधि बोला गया है, यानी कि 2πr, वो समान है किसके, वो क्षेत्रफल के। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²,
आपको ये दिया गया था कि उसकी परिधि और क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर हैं। तो जब बराबर है तो क्या होगा, ये पाई इस पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा यहाँ से आर, तो इस आर से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से बच जाएगा 2 और इधर से बच जाएगा आर। तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो आपकी 2 मात्रक हो जाएगी। अब आप सही, ये क्वेश्चन नंबर ए का इसका ऑप्शन जो था वो 2 मात्रक दिया हुआ था, तो ये सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 16 है आपको। एक ठोस है कोई, उस ठोस को पिघला करके एक दूसरा ठोस छोटे छोटे बनाए जाते हैं। तो जब आप एक ठोस को पिघला करके बहुत सारे छोटे छोटे ठोस बनाएंगे तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे आपके जो रहेंगे बन जाएंगे छोटे छोटे ठोस। तो उन ठोसों का जो छोटे वाले रहेंगे उन सब का आयतन और उस बड़े वाले एक का आयतन दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो उससे हम लगा लेंगे सवाल को 9 × 8 × 2। ये बीमाएँ दी गई हैं घनाभ की, इसी को पिघला करके एक नया घन बनाया गया है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए कि एक चीज़ को पिघला करके दूसरा बनाया गया है तो उसका आयतन निकालेंगे हम। तो इसका आयतन जो आ जाएगा वो हो जाएगा आपका, सबका मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो आयतन V बराबर हो जाएगा 9/72 और दूना 144। तो 144 घन मीटर क्यूब। ये पहले जो आपका घनाभ था उसका ये मान आ गया, उसका आयतन आ गया। अब इसी घनाभ को पिघला करके छोटे छोटे घन बनाए गए हैं और उनकी कोर है 2। तो जब एक घन रहेगा, घन का आयतन जो होता है वो होता है भुजा का आयतन बराबर भुजा का क्यूब। अब यही आयतन और ये वाले आयतन आपस में बराबर होंगे। कि मान लेते हैं हम लोग इस प्रकार की जो होंगे n घन बनाए जा सकते हैं। तो ये छोटी घन है, ये बड़ी थी, तो बहुत सारी छोटी छोटी बन पाएंगे। अब तो इनका n घन और मल्टीप्लाई ये भुजा का क्यूब, ये बराबर होगा पहले वाले घन यानी कि 144 के। इसको जब सॉल्व करेंगे तो n का मान आपको है और इस भुजा इसका मान दिया गया था 2, तो n × 2 उसका क्यूब बराबर 144। इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो n बराबर 2 का क्यूब हो जाता है 8, 144 भागे 8। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 एकम 8 और 8 8 64। तो इसका n का मान यानी कि कुल 18 आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए है आपका, ये 18 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया गया है 17 एक बारंबारता से, ये जो आपका बारंबारता वाला चैप्टर था वहाँ से दिया गया है कि आपको माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना था कि माध्य बराबर होता है समीशन ऑफ एफ एक्स इंटू अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, या बारंबारताओं का योगफल आपका जो होता है। उस वर्गंतराल दिया हुआ था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये आपको वर्गंतराल दिए हुए थे। इन वर्गंतरालों से अगर आप इसका माध्य निकाल लें, वर्गंतराल से इनका मध्यमान, तो मध्यमान कुछ ऐसे हो जाएगा कि इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो ये 5, इनको जोड़ करके भाग देंगे तो 15, इनको जोड़ा तो ये हो जाएगा आपका 25, इनको जोड़ा तो 35, इनको जोड़ के भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 45। अब मध्यमान जब सॉल्व कर लिया हमने तो इसकी बारंबारता दी गई थी। बारंबारता से क्या उसकी जो दी गई है 4 5 6 4 1, 4 5 6 4 और 1। अब माध्य निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, इन दोनों का गुणा करवा देना है। तो इनका मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसको बोला जाता है यफ और यक्स। इसको यक्स से मल्टीप्लाई करवा दे रहे हैं, ये आपका यफ है। इनका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 20, इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 75, इसका मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो 6 तो 30 और 6 गुना 12 और 3 15। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 20, 4 3 12 और 2 14। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 140, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 45। इनको जोड़ लें तो जोड़ेंगे तो ये 5 और 5 मिलकर के 10 हासिल है, 2 7 9, 9 5 14, 14 4 18, 4 22 और 1 हासिल था 23, 1 और 1 मिलकर के 2 और 2 हासिल 4। ये आ गया इसका मान। और बारंबारताओं को भी जोड़ लेते हैं तो 4 5 9, 9 6 15, 15 और 5 20 इसकी बारंबारता। अब माध्य बराबर होता था, माध्य बराबर फार्मूला आपने पढ़ा होगा सम ऑफ एफ एक्स बटे समीशन ऑफ एफ। तो ये समीशन ऑफ एफ हो गया और ये समीशन ऑफ आपका एफ एक्स है। दोनों को भाग देंगे 430 भागे 20, इसको काट देंगे, 2 से काटा तो 2 गुना 4, फिर 2 1 कम 2.5, तो 21.5 आ जाएगा इसका आपका। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है आपका सी हो जाएगा। तो सी बस ये सिंपल सा चीज़ आपको दी गई है 0 से 10 और ये करके 50 तक है। तो 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 ये हैं। और इसकी बारंबारता आपको दे करके रखी है 4 5
13, 20 और 8, 4, 5, 13, 20 और 8। अब इसकी आपको एक बार संचयी बारंबारता निकाल लेना है, यानी कि सी एफ, ये आपका यफ दिया हुआ है। सी एफ निकालने के लिए ये 4 यहाँ से ये इसमें जोड़ देंगे तो 4 और 5 9, इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21, इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 41, इसको जोड़ा तो 41 और 8 हो जाएगा 49। इस तरीके से आपको दिए गए ऑप्शन है 9 और 13, चलिए सॉरी ये हो जाएगा 22 और ये 42 और ये हो जाएगा आपका 50। अब देखिए, जब आपको माध्यिका वर्ग निकालना है तो माध्यिका वर्ग कैसे निकलता है? माध्यिका वर्ग सबसे पहले आपको क्या करना है, संचयी बारंबारता जितनी लास्ट में आई होगी उतना ये बारंबारता का भी सम आ जाएगा, यानी सम ऑफ एफ हो जाएगा 50। अब आपको इसमें 2 से भाग दे देना रहता है, सबसे पहले n/2 कर देना है, या n/2 कहिए, या इसी को हम लोग समीशन ऑफ f/2 भी कह सकते हैं। जितना भी मान आए तो इसको अगर हम लोग यहाँ से देखें तो इसका मान 50 आया है और इसको 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 25। अब इस संचयी बारंबारता वाले में देखिए कि 25 किस वर्ग में आ रहा है, तो ये 22 छोटा 25 से थोड़ा छोटा है, तो अगले वर्ग में जाएंगे 45, यानी ये 45 के अंदर ये 25 आएगा, तो यही आपका माध्यिका वर्ग हो जाएगा। तो माध्यिका वर्ग निकालने के लिए आपको सबसे पहले संचयी बारंबारता निकाल लेनी है, फिर उस संचयी बारंबारता का n/2 कर देना है, यानी कि टोटल जितनी बारंबारता है ये उसको 2 से भाग दे देना है। 2 से भाग देने पर जितना मान आएगा वो जिस बारंबारता में होगी वही उसका बारंबारता माध्यिका वर्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने ऑप्शनल क्वेश्चन का हमने केवल सॉल्व कर लिया है। अब इसकी अगली वीडियो में हम लोग इसके लॉन्ग आंसर जो है वो आगे के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाएगा अगली वीडियो में। तो तब तक के बाद दूसरे वीडियो में हम मिलेंगे, उसमें आपको सॉल्व करवाए जाएंगे इसके आगे के क्वेश्चंस।